हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, सब बढ़िया। ओके, सब बढ़िया। अच्छा, मैं शुभम। मैं यहाँ पे 10th एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का चैप्टर की सीरीज ला रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ हम वन बाई वन चैप्टर वाइज सीरीज डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर क्या रहेगा केमिस्ट्री में? तो जो हमारा पहला चैप्टर है इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम क्या करने वाले हैं, देखो हमने अभी लॉन्च किया है आर्म्स एकेडमी की तरफ से। हम 10th की हर चैप्टर की वन बाई वन सीरीज बना रहे हैं, ठीक है ना। 10th एनसीईआरटी की सीरीज बना रहे हैं। पहला चैप्टर में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो मेरा नाम शुभम सैनी, ठीक है ना। और आप प्यार से बोल सकते हो शुभम भैया, ठीक है। तो मैं पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहा हूँ, जो 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा, फिर तीसरा आएगा। इस सीरीज में यह है, हम पूरे बेसिक एनसीईआरटी क्लियर करेंगे आपके। उसके बाद क्या होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ गारंटी देता हूँ, आप पूरा लेक्चर देखो शुरू से लेके एंड तक, पेन कॉपी किताब लेके बैठो। लास्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो और आपसे नहीं बने। तो सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। बस ध्यान से सुनिए, पेन कॉपी में लिखिए और पूरा फोकस होके बैठिए, ठीक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अच्छा, ये हमारा होता क्या है, रिएक्शन और इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग टर्म है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में। और हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में? और हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितनी कितनी केमिकल रिएक्शन होती हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, और बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये देखो पहला पॉइंट है, ये एनसीईआरटी से ही उठाया है मैंने, ठीक है ना। ये पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी से ही लिया गया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Consider the following situation of daily life and think what happened। मतलब हमें कंसिडर करना है, ये डेली लाइफ में होता है, क्या हो सकता है इनका। पहला पॉइंट, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर मैं दूध को रूम टेम्परेचर रख दूं समर के टाइम पे तो क्या होगा? जनरली हम देखते हैं दही जम जाता है। तो क्या क्या चेंज हो सकते हैं, तो हम इसमें चेंजेस भी पढ़ेंगे कि चेंजेस क्या होते हैं, कितने टाइप के चेंज होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तवा, तवा क्या होता है हमारा, इसमें रोटी बनती है। पैन नेल, उसको हम बाहर एक्सपोज कर देंगे ह्यूमिड टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? ग्राफ्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, कैसे डाइजेस्ट होता है, वी रेस्पायर। तो ये सारे पॉइंट है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने वाले हैं सीरीज के दौरान, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक बेसिक पॉइंट थे जो पहले ही हमने एनसीईआरटी से लिए हैं। ये पहले ही पॉइंट थे, स्टार्टिंग पॉइंट ही है एनसीईआरटी के। तो यहाँ पे हम पूरी एनसीईआरटी कवर करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे उसके अलावा भी अलग क्वेश्चन लेंगे। तो आपका कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो वहाँ पे आपको लैक हो या आपको समझ में नहीं आया, आप कर नहीं पाए। ध्यान से सुनिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, आगे बढ़ते हैं सीरीज में। अच्छा, हम बेसिक स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन हमारा क्या होता है? देखो, होता है ना, प्रकृति का नियम है बदलना, चेंज होना। होता है ना, चेंज होता है, चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। लॉ, नेचर चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत डिजास्टर होते हैं, जैसे पहाड़ लैंडस्लाइड हो गया, तो चेंज होती है प्रकृति हमेशा, ठीक है ना। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। क्या है, साइंटिस्ट क्लासिफाई दीज चेंज एज फिजिकल एंड केमिकल। देखो हमने चेंजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जो केमिकल की हेल्प से चेंज होगा, जो फिजिकली चेंज हो, फिजिकली मतलब या हम बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी हो सकती हैं। तो एक हो गया हमारा फिजिकल चेंज और दूसरा हमारा हो गया केमिकल चेंज। तो इंडिविजुअल हम दोनों को डिस्कस करेंगे, क्या होता है हमारा फिजिकल चेंज, क्या होता है हमारा केमिकल चेंज, ठीक है ना। फिजिकल चेंज में हम कौन कौन से पॉइंट देखेंगे, केमिकल चेंज में हम कौन कौन से पॉइंट देखेंगे। ध्यान से सुनिए, पहला है हमारा फिजिकल चेंज। अच्छा, फिजिकल चेंज में क्या बोला है, अ चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज। अ चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज बट द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन डज नॉट चेंज, द केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मेरा किसी चीज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टी एज इट इज है, उस चेंज को मैं बोलूंगा फिजिकल चेंज। The substance restore its original state as soon as the cause of change is withdrawn। मतलब ये एक टाइप से मेरा वापस आ सकता है। देखो,
फिजिकल चेंज में क्या बोला, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है और केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज मेरी कांस्टेंट है और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, उसको मैंने बोला फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज अगर मैं दोबारा रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। तो इसने बोला है कि फिजिकल चेंज को हम रिस्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। देखो, पहले हमने आइस क्यूब लिया, आइस क्यूब को रूम टेम्परेचर रख दिया, वो कुछ टाइम बाद मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद अगेन दैट वाटर वी रिस्टोर एंड अगेन वी कैन आइस। अगर उसको हम दोबारा फ्रिज में रखेंगे, आइस में लेंगे, तो वो दोबारा उसको रिवर्स करने पे अपनी प्रॉपर्टीज को गेन कर रहा है। तो इन प्रॉपर्टीज को हमने क्या बोला, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या चेंज हुआ, देखो, अगर मैं आइस देखूं, आइस क्यूब, आइस क्यूब क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड से वो कहाँ जा रही है, लिक्विड में जा रही है। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, कौन सी, फिजिकल, ठीक है ना। तो इस चेंज को मैंने बोला फिजिकल चेंज। और दोबारा अगर उस लिक्विड को मैंने फ्रीजिंग पॉइंट पे रख दिया, मतलब फ्रिज में डाल दिया, तो वो अगेन सॉलिड बन जा रहा है, अगेन वो आइस बन जा रहा है, तो अगेन वो अपनी प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर रहा है। इस चेंज को मैंने बोला फिजिकल चेंज। Again, we can repeat the definition: a change in which the physical properties of the substance change, but the chemical composition does not change. The substance is restored to its original state as soon as the cause change is withdrawn. एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, ये मेल्टिंग ऑफ आइस। किसी को डाउट फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज सबको समझ में आया, ठीक है। ध्यान से दोबारा, दूसरा क्या है मेरा, केमिकल चेंज। अच्छा, तो फिजिकल चेंज तो हमने देख लिया। फिजिकल चेंज में हमने क्या बोला, फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट है। उसके बाद क्या है, मैं अगर उसको रिवर्स करता हूं तो अगेन मैं उसके ओरिजिनल स्टेट को ले आऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने क्या बोला है, इन अ केमिकल चेंज एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट composition. The new substance cannot change back to the original substance even cause of change is withdrawn. सिंपल मैं बोल सकता हूँ वाइस से वर्षा, जहां वो हुआ है जो ऊपर हुआ तो उसका उल्टा हुआ। यहाँ इसने क्या बोला है कि एटलीस्ट वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को मैं दूसरे सब्सटेंस में चेंज कर रहा हूँ और उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जा रहा है, और वापस अगर मैं उस प्रोसेस को रिवर्स करूँ, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस नहीं आए, तो उस चेंज को मैंने बोला है केमिकल चेंज। अगेन, इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टिंग substance change into a new substance with different composition. The new substance cannot change back to the original substance even the cause of change is withdrawn. कोई चीज मैं वापस रिस्टोर ना करूं, वो एक नया सब्सटेंस बना दूं और दोनों सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उसको मैं बोलूंगा केमिकल चेंज। अब हम देखेंगे इसके बाद डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, क्या डिफरेंसेस होंगे उन दोनों के। ये मैंने एक टेबल बना के लाया, ठीक है। टेबल में पॉइंट वाइज लिख रखा है मैंने। पहला पॉइंट क्या है, द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मेंटेन। मैंने बताया था ना, फिजिकल चेंज में आइडेंटिटी में उसको मेंटेन कर सकता हूँ। कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, कि अगर मैं उस प्रोसेस को रिवर्स कर दूं। एग्जांपल मैंने लिया था मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट हुआ, अगेन उस आइस को मैंने फ्रिज में डाल दिया, वो अगेन, ओ सॉरी, आइस मेल्ट हुआ, उस मेल्ट हो गया, बनाया लिक्विड, अगेन उस लिक्विड को मैंने डाल दिया फ्रिज में, अगेन वो आइस बन गया। मतलब यहाँ क्या है, मेरी आइडेंटिटी जो है सब्सटेंस की वो मेंटेन रहती है और मैं उसको रिस्टोर कर सकता हूँ। इसमें क्या है, द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कम्प्लीटली लॉस्ट। मतलब लॉस्ट का मतलब है कंप्लीटली वो चेंज हो जा रहा है। मैंने एक रिएक्टिंग स्पीसीज ली, उसको मैंने कुछ बनाया, तो वो दोनों का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, वो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, अलग अलग कंपाउंड है, जो भी हो, लेकिन वो एक जैसे नहीं है। और वापस प्रोसेस को रिवर्स करने के बाद भी वो नहीं आ रहे हैं, तो उस चेंज को मैं बोलूंगा केमिकल चेंज। अच्छा, देखो, फिजिकल चेंज में क्या होता है, मैं अपनी प्रॉपर्टीज को रिगेन कर सकता हूँ। अगर मैं प्रॉपर्टीज को रिगेन कर पा रहा हूँ तो उस इफेक्ट को मैं बोल सकता हूँ टेम्पररी इफेक्ट।
मतलब कुछ टाइम के लिए आया, अगेन मैं उसको रिस्टोर कर लिया, तो उसको बोल सकता हूँ टेम्परेरी। तो द चेंज इज टेम्परेरी, द सब्सटेंस रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एज द कॉज ऑफ चेंज इज विथड्रॉन। बट यहाँ क्या है, मैंने दो एक चीज से नई चीज बना ली, तो कंप्लीटली उन दोनों की आइडेंटिटी अलग है। तो आइडेंटिटी अलग है, वो वापस एक दूसरे में चेंज भी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको ये बोलूंगा परमानेंटली। अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो वो चेंज मेरा परमानेंटली होगा। एक रिएक्टिंग स्पीसीज कोई नई स्पीसीज बना रही है, दोनों स्पीसीज अलग है, और वो नई स्पीसीज दोबारा से नहीं बन रही है पुरानी स्पीसीज में, तो वो चेंज क्या होगा, मेरा परमानेंट चेंज। समझे क्या होता है? टेम्पररी चेंज क्यों बोला मैंने फिजिकल चेंज को? क्योंकि थोड़े टाइम बाद मैं उस प्रॉपर्टी को दोबारा रिगेन कर लूंगा। केमिकल चेंज को मैंने परमानेंट क्यों बोला? क्योंकि उसको मैं रिगेन नहीं कर सकता अगर मैं प्रोसेस को रिवर्स भी कर दूं। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। देखो, यहाँ अगर मैं लेता हूँ, मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर मैंने आइस क्यूब रख दिया, आइस क्यूब से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। ठीक है ना? लिक्विड क्या है, एक आइस ही है ना। लिक्विड को मैंने फ्रीज किया तो आइस बनी। तो कोई नई चीज बन रही है मेरा, या ऐसा हो रहा है एक आइस क्यूब से मेरे दो अलग तरीके के लिक्विड बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं ना, एक ही लिक्विड बन रहा है, और दोबारा उसी लिक्विड को मैं डाल दूंगा फ्रिज में तो दोबारा आइस बन जाएगा। तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं आएगा। देखो सिंपल, अगर मैंने कुछ चीज लिया, कागज लिया, ठीक है ना, उसको मोड़ दिया पूरा, ठीक है, मोड़ने के बाद ये कि मैंने उसको फिर से दोबारा सीधा किया, आयरन किया, वापस वही बना। प्रॉपर्टी तो चेंज हुई ना, थोड़ी बहुत चेंज हुई, फिजिकल चेंज हुआ, हल्का डैमेज हो गया, लेकिन वापस मैंने उसको रीस्टोर कर लिया। तो कोई ऐसा हुआ कागज एक कागज से दो नए तरीके के कागज में बन गया? नहीं बना। तो मतलब इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनने वाला, नई चीज नहीं बनने वाली है। अगर चेंज हो रहा है कोई फिजिकल, तो वो चेंज हो जाएगा फिजिकल स्टेट में, इधर सॉलिड से लिक्विड जाए या लिक्विड, तो कुछ भी चेंज हो फिजिकल में, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, बट वो कोई नई स्पीसीज नहीं बनाने वाला। ठीक है? तो नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। इसमें क्या है, देखो मैंने बोला था ना कि परमानेंट इफेक्ट है, तो कोई नया ही स्पीसीज बन रहा है मेरा। नया स्पीसीज बना है तो कोई नया ही सब्सटेंस बन रहा है। अगर मेरा कोई नया सब्सटेंस है और एक पुराना सब्सटेंस है, दोनों अलग ही होंगे। तो इसमें क्या है, नया सब्सटेंस बनने की पॉसिबिलिटी है। तो आ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज प्रोड्यूस, मतलब हमेशा कुछ नया ही बनेगा, तभी मेरा केमिकल चेंज होगा। समझा? समझा बच्चे? ठीक है। हीट चेंज मे और मे नॉट। जब मैं आइस को मेल्ट कर रहा था, मुझे हीट लगी, वो रूम टेम्परेचर ही मेल्ट हुआ ना। हीट देखो, इसमें हीट लग भी सकती है, हीट रिलीज भी हो सकती है, लेकिन मे और मे नॉट भी जरूरी नहीं है हमेशा मेरे को हीट देनी या लेनी ही पड़ेगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना? ये नहीं बोलूंगा नहीं हो रही है, ये नहीं बोलूंगा हो रही है। दोनों केस पॉसिबल है, मेरा होगा भी और नहीं भी होगा, वो डिपेंड करेगा अपनी अपनी चीज पे, कौन क्या ले रहा हूं मैं, किसका चेंज में देख रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या है, हीट चेंज में अक्सर, अगर मैं कोई केमिकल स्पीसीज को कोई नई केमिकल स्पीसीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो हमेशा मेरा हीट चेंज आए, हमेशा मेरा हीट आएगा। हीट आने का मतलब है या तो हीट मेरे को एक एग्जाम्पल से निकलेगा, निकलेगा मतलब इवॉल्व होगा, या उस रिएक्शन में या उस जो भी प्रोसेस है उसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, मतलब हीट मेरे को देना पड़ेगा, या हीट मुझे मिल रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। तो ये है पॉइंट, द हीट में अकर, में होगा। ठीक है? लास्ट पॉइंट, ओनली द फिजिकल स्टेट और सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर चेंज। सेम एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ मेल्टिंग ऑफ आइस वाला, देखो मैं सेम एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट मैंने उसी एग्जांपल पे एक्सप्लेन कर दिए। तो तुम कोई सा भी एग्जांपल पकड़ो फिजिकल चेंज वाला, उन सारे एग्जांपल, उसी एग्जांपल को इन सारे पॉइंट से तुम ले सकते हो। तो मेरा क्या, एक एग्जांपल लूंगा, ये सारे पॉइंट उसी से समझाऊंगा, बाकी अलग अलग एग्जांपल हमारे बहुत सारे। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है मेरा, ओनली द फिजिकल स्टेट और सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज। स्टेट का मतलब क्या होता है, फेज, कि वो किस फेज में, फेज मतलब मैं बोल सकता हूँ सॉलिड लिक्विड गैस। मेरा प्रॉपर्टी किस फेज से किस फेज में जा रहा है, किस स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है। मेरा सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को मैंने बोल दिया फिजिकल चेंज। इसमें क्या है, द सब्सटेंस आफ्टर द चेंज कैन नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इवन व्हेन द कॉज ऑफ चेंज इज विथड्रॉन। बार बार वही पॉइंट आ रहा है, मैं दोबारा
एक नई चीज बना लूंगा, उसको दोबारा वापस उसमें नहीं ला पाऊंगा, तो ये वही चीज है, कुछ नया नहीं है। अच्छा, अभी तक आई होप यू ऑल आर क्लियर। अभी हमने क्या देख लिया यहाँ तक, देखो यहाँ तक हमने ये पहला बेसिक इंट्रोडक्शन था एनसीईआरटी का, मतलब क्या क्या होते हैं चेंजेस, तो इसमें क्या होगा अगर इन सारी चीजों को हम रखेंगे, मिल्क को रख देंगे रूम टेम्परेचर पे समर के टाइम पे, तो क्या होगा, आयरन तवा, और ये हमने ग्राफ लिए, ये जो भी था हमारा बेसिक था, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने चेंज देखा, इंट्रोडक्शन देखा, मतलब बोला ना हमने कि प्रकृति का नियम है चेंज होना। अगर तुम ज्यादा खिलवाड़ करोगे किसी से, वो चेंज हो जाएगा। तुम्हारा अच्छा ही दोस्त ले लो, मान लो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम उसको इतना इरिटेट कर दिया, इतना इरिटेट कर दिया, इतना इरिटेट कर दिया कि भाई वो चेंज होकर तुम्हारा थप्पड़ ही मार दिया, तो वहां भी तो चेंज हुआ नहीं हुआ। तुम्हें पता है ये बंदा चेंज नहीं होगा, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो चेंज हो जाएगा। तो होता है ना, क्या नाम है कि हम लोग बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, बनाते हैं पहाड़ों पे, तो लैंडस्लाइड हो जाता है, तो प्रकृति का नियम है बदलना ही। तो चेंज हमेशा होता है, चेंज बहुत तरीके का होता है, लेकिन हमारे काम का यहाँ पे क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल और केमिकल। फिजिकली चेंज क्या होता है, केमिकली चेंज क्या होता है, हमारा यही है, मेरा दो इंपॉर्टेंट चीज है, यही हमें डिस्कस करनी है। हमने देखा कि फिजिकल चेंज क्या था हमारा, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस, इनमें चेंज आ रहा है, तो हमारा ये फिजिकल चेंज है। और इस चेंज को हम दोबारा रिगेन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं रिगेन हम, उसी प्रोसेस को रिवर्स करके। केमिकल चेंज क्या था, एक नया सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से बन रहा है और वो दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ रहा है, हालांकि मैं उस चेंज को रिवर्स भी कर दूं तब भी नहीं हो रहा है, तो इस चेंज को बोला मैंने केमिकल चेंज। इसके बाद हमने डिफरेंस देखे, ये कुछ पॉइंट है, डिफरेंस देख लो। कोई डाउट है तो पूछ लेने का, कमेंट करने का, बच्चा डाउट है सर ये समझ में नहीं आया तो अगले लेक्चर में थोड़ा सा बता दीजिए इसको, ठीक है ना। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है शेयर करो, पिन कमेंट में डाल दो कि सर इसमें दिक्कत आया हमें, आप एक बार और बता दीजिए, हम खड़े हुए हैं यहाँ पे बताने के लिए। गारंटी देते हैं, सीना ठोक के बोल रहे हैं, कोई सवाल गलत नहीं होगा। जो क्वेश्चन आएगा तुम सब कर लोगे, कुछ नया क्वेश्चन नहीं आने वाला है इसके अलावा। और बेसिक एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे हम, उसके अलावा भी क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, इसमें मोस्टली हमने चेंज तो हमने देख लिया फिजिकल केमिकल, मोस्टली हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, रिएक्शंस क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, तो मोस्टली केमिकल रिलेटेड चैप्टर है हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा केमिकल रिएक्शन। हमारी केमिकल रिएक्शन क्या, रिएक्शन मतलब होती है कि कोई एक रिएक्शन चल रही है, कुछ हमने ए लिया, ए से हमने बी बनाया, तो हमने रिएक्शन बोल दिया, ठीक है। अब देते हैं वन बाय वन डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, मतलब एक या एक से अधिक, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस और the process in which a substance or substances when undergo a chemical change to produce new substance or substances with entire new properties are known as chemical reactions. हमने, हाँ, इसने बोला कोई एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर सब्सटेंस एक या एक से अधिक, ठीक है ना, अंडरगो अ केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज हो रहा है और कोई प्रोडक्ट बन रहा है, एक बन रहा है एक से अधिक बन रहा है, ठीक है ना, और वो वापस कुछ नया प्रॉपर्टी दे रहा है और वापस वो रिस्टोर नहीं हो रहा है, उसको बोला मैंने केमिकल रिएक्शन। मान लो मैंने कोई सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सब्सटेंस या सब्सटेंसेस मिलके कुछ नया बनाए, नया मतलब उनकी प्रॉपर्टी पहले वाले से बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, और वापस वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उसको मैंने बोला केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन होने के लिए केमिकल चेंज होना जरूरी है। जो हमने केमिकल चेंज देखा था कि वो प्रॉपर्टीज रिगेन नहीं करते, एक बार नई प्रॉपर्टी बन गई, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, वो पता होना चाहिए। क्या है यहाँ पे, एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा कुछ नया बना रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, वो रिगेन नहीं कर पा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, बोला मैंने केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कब होगी, जब मेरा केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट टोटली चेंज व्हेन द रिएक्टेड।
अब यहाँ पे दो टर्म आए, एक टर्म क्या है हमारा रिएक्टेंट और एक टर्म क्या है हमारा प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, बेसिक आइडिया देता हूँ, आगे हम डिस्कस करेंगे। रिएक्टेंट वो होता है जो स्पीसीज कन्वर्ट हो रही होती है नई स्पीसीज में, और प्रोडक्ट वो होता है जो नई स्पीसीज बनती है, उसको मैंने प्रोडक्ट बोल दिया। मान लो मैंने एक सब्सटेंस लिया, उसका कुछ केमिकल चेंज हुआ और जाके वो एक नई प्रॉपर्टी बना दिया। मैंने एक सब्सटेंस लिया, उसका कुछ केमिकल चेंज हुआ, उसने एक नई प्रॉपर्टी बना दी। जो सब्सटेंस लिया था उसको मैंने बोल दिया रिएक्टेंट, मतलब उसमें कुछ चेंज हो रहा है, चेंज होने के बाद कुछ नया बन रहा है, जो नया बन रहा है उसको मैंने बोला प्रोडक्ट। तो ये मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट मतलब जिसपे कुछ काम हो रहा है और जो काम होने के बाद फाइनली कुछ बन जा रहा है, उसको मैं बोल दूंगा प्रोडक्ट। और उन दोनों के बीच में मैं एरो भी यूज करता हूँ, ये एरो में यूज करता हूँ कि मतलब यहाँ से आर मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में मैं जा रहा हूँ। समझे? अच्छा, पॉइंट क्या है कुछ। पहला पॉइंट क्या है मेरा, अ केमिकल रिएक्शन मस्ट एसोसिएट विद चेंज इन टेम्परेचर। देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी वो एसोसिएट करेगी टेम्परेचर को, टेम्परेचर चेंज होगा हमेशा केमिकल रिएक्शन में। अब टेम्परेचर दो तरीके से चेंज हो सकता है, आइदर हीट शुड एंटायर इवॉल्व और एब्जॉर्ब, या तो उस रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व होगा, मतलब हीट निकल रहा है, रिएक्शन होने के बाद हीट निकल रहा है। दूसरा क्या है, हीट एब्जॉर्ब, रिएक्शन होने के लिए मुझे हीट देना पड़ रहा है, तो हमेशा मेरे को टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा। और कितने तरीके से मिल सकता है, दो तरीके से, हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब। समझे? नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, द रिएक्शन मस्ट अकर बिटवीन फिक्स क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है जो मेरे स्पीसीज तीन दिन में चेंज हो रहा था, वो फिक्स क्वांटिटी में होंगे, ये बेसिक पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द केमिकल रिएक्शन शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अरे देखो बच्चा, ये तो हमारा नाइन्थ का टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने बेसिक चैप्टर पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था ना एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें दो लॉ थे हमारे, कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जितना मास मेरा रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास मेरा प्रोडक्ट का होगा। और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यही बोल सकता हूं मैं। कहने का मतलब क्या है, देखो, जो भी सब्सटेंस ले रहा हूं मैं रिएक्टेंट साइड में और जो भी सब्सटेंस मैं ले रहा हूं प्रोडक्ट साइड में, अगर इन दोनों का वे करूं, मैं वे मतलब वेट करूं, तो दोनों का वेट अगर सेम आता है, तो ये जो रिएक्शन है पर्टिकुलर मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। ठीक है ना? तो जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, वो फॉलो करती है मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। ठीक है ना? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करती है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर मान लो मैंने कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, ये मैंने रिएक्शन लिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अगर मैं देखूं वेट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू वेट ऑफ सी प्लस डी, then it follow law of conservation of mass. But when weight of A plus B is not equal to weight of A plus B, then it not follow. What follow? Law of conservation of mass. ठीक है ना? तो मेरी केमिकल रिएक्शन हमेशा फॉलो करती ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, वो करती ही है। लास्ट पॉइंट क्या है मेरा, लास्ट पॉइंट है मेरा, the product obtained must have property different from those of the reactant। अरे बेसिक पॉइंट कितनी बार पढ़ूंगा मैं इस पॉइंट को। जब भी मेरा कोई प्रोडक्ट बनना है या नई स्पीसीज बनना है, उसकी प्रॉपर्टी तो अलग होगी ही होगी, वो रिएक्टेंट से अलग होगी। अब यहाँ पे इसने रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया, तो उसमें बता रहा है अल्टीमेटली पुराना ही है, कुछ नया नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल, when potassium nitrate is heated it gives potassium nitrite and oxygen। कंफ्यूज मत होना, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट और ये नाइट्राइट है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का फॉर्मूला भी अलग होता है। तो ये एक एग्जांपल है, अभी हम आगे देखेंगे इस चीज को, अभी हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं। when sodium react with water it gives sodium hydroxide is produced and hydrogen gas is liberated। मतलब
इसमें गैस निकल रही है, तो इसको बोलूंगा इवॉल्व हो रही है गैस, के अलावा कुछ नहीं है। तो ये हम देख चुके हैं। एज डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन in a sentence form quite long, so where it is written in shorter form by using word or some sign, additional and arrow। क्या बोला था हमको? मेरा क्या था? रिएक्टेंट। और दूसरा मेरा क्या था? प्रोडक्ट। यही था ना। रिएक्टेंट क्या था? मेरा सब्सटेंस था। और प्रोडक्ट क्या था? मेरा न्यू सब्सटेंस। रिएक्टेंट क्या था? मेरा सब्सटेंस था जो चेंज हो रहा था नए सब्सटेंस में। अब ये यहाँ से चेंज हो रहा है, तो इसके बीच में हम लगाएंगे एरो। मतलब एरो का साइन इस तरह प्रोडक्ट, मतलब कुछ नया बन रहा है इस साइड। अब देखो, उसने बोला था रिएक्टेंट मेरा एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। अगर मैं ले लूं रिएक्टेंट वन प्लस रिएक्टेंट, अगर मेरे दो रिएक्टेंट हैं तो उन दोनों के बीच में पॉजिटिव लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, पॉजिटिव नहीं प्लस। अगेन एरो, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेरा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ठीक है ना। जितने रिएक्टेंट और जितने सब्सटेंसेस, इसलिए डेफिनेशन में मेंशन था ना, सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंस और न्यू सब्सटेंसेस। मतलब सब्सटेंस जो है रिएक्टेंट मेरा एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, और प्रोडक्ट भी सेम मेरा एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक से ज्यादा है तो उसके बीच में मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। और रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जा रहा है तो उसके बीच में मैं ये एरो लगाऊंगा। एरो की नेचर हमेशा, जो साइन है, जो नुक है, वो प्रोडक्ट साइड में ही होती है। अच्छा, रिएक्शंस को लिखने के लिए, और कौन से रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए बहुत तरीके होते हैं। एक होता है हमारा वर्ड इक्वेशन, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन को मैं वर्ड की फॉर्म में लिखता हूँ। और दूसरा क्या होता है मेरा? केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमारे दो तरीके हो सकते हैं, एक वर्ड इक्वेशन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन है मतलब, मान लो कोई भी मैंने इक्वेशन ले ली, ठीक है ना, सोडियम वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो उसने वो उसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। देखो, सबको पता है, अब तक तो नाइन्थ पढ़ चुके हो ना, केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम क्या होता है? Na। वाटर क्या होता है? H2O। तो सीधा सीधा मैं ये लिख सकता हूँ Na प्लस H2O गिव्स NaOH। नहीं तो मैं ये भी लिख सकता हूँ सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो, दोनों ही मेरे सेम है, अलग चीज नहीं है, बट एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। अगर मैं सोडियम लिखूं या Na लिखूं, दोनों सेम ही है, बट क्या डिफरेंस है? अगर मैं किसी इक्वेशन को वर्ड की फॉर्म में लिख रहा हूं तो वहां मेरा क्या होगा? वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। उस रिएक्शन को मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं बोल सकता। और अगर मैं उसको सिंबल फॉर्म में लिखूंगा तो मैं उसको बैलेंस कर सकता हूँ। यहाँ पॉसिबल है मैं यहाँ पे दो लिख दूं या एक लिख दूं? नहीं ना, ये नहीं होगा। तो वर्ड फॉर्म जो होती है ना, वो बैलेंस फॉर्म नहीं होती है। तो वर्ड फॉर्म क्या है? नाम से लिख दिया, सोडियम मतलब सोडियम, SODIUM प्लस वाटर WATER, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक फॉर्म है। इस फॉर्म को मैंने बोला वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्या है? a chemical reaction or equation which represent chemical reaction briefly in word called word equation। तो का डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो ना कोई ध्यान में नहीं रखना है, बस बस यही देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके वर्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको मैंने बोल दिया वर्ड इक्वेशन। फॉर द एग्जांपल सेकंड, इन द वर्ड इक्वेशन सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा यहाँ डेफिनेशन लिखी है, समझ लेते हैं क्या लिखा है। द न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको मैंने क्या बोला? रिएक्टेंट। सब्सटेंस या सब्सटेंसेस, एक या एक से ज्यादा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं उसको क्या बोलूंगा? रिएक्टेंट। और उनके पार्टिसिपेशन के बाद अगर कोई मुझे न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस फॉर्म
एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। उन रिएक्शन के दौरान एक नया सब्सटेंस या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिल रहे हैं, उस रिजल्ट को बोला मैंने प्रोडक्ट। इसमें क्या है, इन द अबव रिएक्शन सोडियम एंड वाटर आर रिएक्टेंट। ये और ये मेरे क्या है, रिएक्टेंट हैं। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आर माई प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट मेरे एक से ज्यादा है, प्रोडक्ट भी मेरे एक से ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है एक ही हो। कभी कभी क्या होता है, एक रिएक्टेंट है लेकिन दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, दो रिएक्टेंट है लेकिन एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दो का दो देखेंगे, चार का चार देखेंगे, कुछ भी हो सकता है। बताने के लिए है, यहाँ दो से दो ही बना है मेरा। मूव करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है इसको। रूल फॉर राइटिंग अ वर्ड इक्वेशन। क्या रूल होते हैं मेरे किसी वर्ड इक्वेशन को लिखने के? जो रूल है वो सब लोग, ऑलमोस्ट हम सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इनको पढ़ने में भी। बट फिर भी पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। द substances taking part in a chemical reaction reactant are always on the left hand side। जो भी मेरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर पार्टिसिपेट बोल दिया ना, ठीक है ना, उसका मतलब वो रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट मेरा कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इधर। लेफ्ट हैंड साइड मतलब मेरा रिएक्टेंट। और अगर मैं वाइस से वर्सा लेके चलूँ तो राइट हैंड साइड मतलब क्या होगा बच्चों, जोर से बोलो, प्रोडक्ट। और इनके बीच में हमारा क्या था, एरो। तो रिएक्टेंट हमेशा मेरा लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा रहेगा, प्रोडक्ट मेरा हमेशा राइट हैंड साइड में पड़ा रहेगा। द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट आर ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। ठीक है। द प्लस साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर दो रिएक्टेंट है तो उन दोनों को लिखने के पहले मुझे उन दोनों के बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। दो प्रोडक्ट है तो उन दोनों को लिखने से पहले मुझे प्लस लगाना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ लगाया था ना, ये ये था ना हमारा। अच्छा, इफ द नंबर ऑफ टू और मोर देन टू। अगर एक है तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या मूर्ख इंसान हो, एक नहीं प्लस लगा दिया। तुम लिख के आ रहे हो कैसे, रिएक्टेंट प्लस देन एरो प्रोडक्ट। अरे भैया, जब मेरा दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा होंगे तभी तो लगाऊंगा ना। कहीं मूर्ख हो की तो मैं बिना एक ही और प्लस लगा के आ रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं करने का है। ठीक है ना, सिस्टमेटिक चलो। अच्छा, समझ में आ गया ये एरो वाला। इन द वर्ड इक्वेशन when symbol and chemical formula of the reactant and product are used, then it is called as chemical equation। अगर उसी वर्ड इक्वेशन में उन वर्ड की जगह मैं उसका सिंबल लगा दूं तो उस फॉर्म को मैं बोलूंगा केमिकल इक्वेशन। ज्यादा अंतर नहीं है, बस वहाँ का पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ, उसका शॉर्टकट। वर्ड मतलब वर्ड लिख दिए, इक्वेशन मतलब उसकी फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है। जैसे वही, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम का फॉर्मूला दिया Na, H2O, NaOH एंड H2 गैस। देखो यहाँ पे H2 गैस है, तो यहाँ पे मैं साथ साथ इनके क्या लिख सकता हूँ, स्टेट भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यही इक्वेशन लूँ, मेरा क्या था इक्वेशन, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। यही था ना, ये फॉर्म क्या थी मेरी, वर्ड फॉर्म। इसको अगर इक्वेशन करूंगा तो क्या लिखूंगा, सोडियम प्लस वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH प्लस H2। अब देखो ये तो मेरा केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब जो मैंने एलिमेंट या जो भी मैंने कंपाउंड और सब्सटेंस यूज करे उनकी मैं स्टेट भी लिख सकता हूँ। स्टेट मतलब सोडियम का सॉलिड होता है तो मैंने यहाँ लिख दिया सॉलिड। H2O वाटर लिक्विड होता है तो मैंने लिक्विड लिख दिया। यहाँ मैं लिख दूंगा एक्वस, कोई भी रिएक्शन हो रही है वाटर से, और यहाँ लिख दूंगा मैं गैस।
तो ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, हाँ, जो हम आगे देखेंगे। वो बता दिया, हिंट दे दी मैंने, सोडियम सॉलिड है तो मैंने सॉलिड लिख दिया ब्रैकेट में, वाटर लिक्विड तो मैंने लिक्विड लिख दिया, ये एक्वस लिख दिया। एक्वस मतलब क्या होता है, कभी भी वाटर से रिएक्शन हो रही है और कुछ बन रहा है तो उसको मैं एक्वस बोल दूंगा। अभी के लिए इतना ही ध्यान दो बस। अब देखो चार्ज टेबल, ये देखो सबने 9 से पढ़ी थी, ठीक है ना, फिर ये बना रहा है तो इसको थोड़ा बहुत देख लेना, ऐसा कुछ नया नहीं है। अगर मेरे को देखना हो कि चार्ज क्या होगा, सोडियम पे चार्ज क्या होता है, मैग्नीशियम पे क्या होता है, तो जो आउटर मोस्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। अगर मैं निकाल रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, अगर मैं किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, और किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन दूंगा तो उस पर चार्ज निगेटिव आएगा। तो ये तुम सबको पता है, तो बस देख लेना इसको, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखना है इसके पास। अब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां 100% क्वेश्चन आता ही है, तो कान के घोड़े खोलो और ध्यान से सुनो। सब कुछ जो अभी तक कर रहे थे ना डिस्टरबेंस था, आराम से एक बंद कमरे में जाके बैठ जाओ और ध्यान से सुनना इसको, गौर से देखो। ये है चंबल का डाकू, ये है जो हमारे को टॉपर बनाएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, उसके बाद हम आपको एक ट्रिक फेंक के मारेंगे। ये लो बेटा ट्रिक, लास्ट में तुम्हें आंसर इससे निकालना है, ठीक है ना। तो क्या है हमारा टॉपिक, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। मतलब बैलेंसिंग का मतलब जितना उधर इतना ही इधर, होता है ना बैलेंस। हम चावल लेने जाएंगे तो 1 किलो कैसे लेंगे, बैलेंस करके लेंगे ना, 1 किलो का बाट लगाएगा वो, और चावल डालेगा और तोलेगा, जब दोनों तराजू बराबर हो जाएंगे तो हो गया हमारा बैलेंस। मतलब अब मुझे दे दे भाई। ऐसा होगा कि यार तुम कम लेके आ जाओ, कभी भी नहीं लेके आओगे साला, ज्यादा तुम लेके आ जाओगे, कम नहीं लेके आओगे, मुझसे पूछो, ठीक है। तो हम जो बैलेंसिंग करेंगे ना उसके कुछ स्टेप होंगे हमारे। पहला तो क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड, वो बाद में देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। स्टेप देख लेते हैं, क्योंकि भैया एग्जाम में अगर आ रहा है क्वेश्चन तो वो थोड़ी है तुम्हें एक लाइन लिखने का नंबर देगा। 5 नंबर में क्वेश्चन आया बोर्ड में तो क्या होगा भाई, वो यही तो कहेगा ना पूरा तुम सॉल्व करो, ये टेबल बनाओ। तुम्हें ही पता है कि एक लाइन का क्वेश्चन है, तुच्छ सा क्वेश्चन है, मैं क्या करूंगा, इसको देखूंगा और मार दूंगा। लेकिन भाई वो देखेगा तो मैं काट देगा, 5 नंबर में से 1 नंबर देगा बस तुम्हें सही लिखने का। उसको नंबर क्या चाहिए, ये सब देखेगा तुम्हें कैसे तुमने उसको रिप्रेजेंट किया है। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान ध्यान दो। पहले पहला स्टेप क्या है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑन द बोथ साइड। पहले काउंट करो दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, क्या क्या एलिमेंट है और कितना है। तो टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल एक बॉक्स बनाया, 3 खाने बनाए, पहले वाले खाने में एलिमेंट, दूसरे वाले में नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, और लेफ्ट हैंड साइड। पहला ब्लॉक किसका है, एलिमेंट का, कितने एलिमेंट है उसके अंदर। दूसरा बॉक्स कितना क्या है, नंबर ऑफ एटम जो पड़े होंगे रिएक्टेंट साइड में। तीसरा क्या है, नंबर ऑफ एटम जो पड़े होंगे प्रोडक्ट साइड में। अब ये इक्वेशन दिया उसने मुझे, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 अलग तरीके के एलिमेंट है, तो मैंने लिख दिया आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब कितने आयरन है मेरा इस साइड में, इसको बोला है मैंने रिएक्टेंट, और LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। कितना आयरन है, 1। कितना हाइड्रोजन है, 2। कितना ऑक्सीजन है, 1। है कि नहीं, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यही प्रोडक्ट में देखूं तो कितना आयरन है मेरा, 3। मतलब F3 है, 3 आयरन है, ठीक है ना, 3 आयरन। कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, 2। और कितना ऑक्सीजन है, 4। और देखा जाए यहाँ 1 यहाँ 3, बहुत नाइंसाफी है। अब देखो गांव में क्या होता है, नाइंसाफी होती है तो सरपंच बैठा हुआ है, सरपंच क्या करेगा, इंसाफ करेगा। ऐसे हमारा जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट वगैरह क्या करते हैं, इंसाफ करते हैं। तो तुम्हारा इंसाफ मैं करूंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हारा सरपंच हूं। अब मैं इंसाफ क्या करूंगा, ये 1 है ये 3 है, या तो इसके 2 खा जाऊं, यही करूंगा ना, या तो इसके 2 खा जाऊं, इन दोनों के 1 करूं। लेकिन मैं भी तो यार देखो, मैं क्यों किसी का हक मारूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको भी 3 कर दूंगा। कैसे करूंगा, बैलेंस करके। पहला स्टेप समझ में आया, एलिमेंट लिखो, रिएक्टेंट में कितने हैं वो लिखो, प्रोडक्ट में कितने हैं वो लिखो। दूसरा स्टेप, मुझे रिएक्शन वहां से स्टार्ट करनी है जहां मेरा सबसे ज्यादा एलिमेंट हो। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा एलिमेंट है मेरा, ऑक्सीजन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। तो क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम।
जो एलिमेंट सबसे ज्यादा नंबर में है, उसको बैलेंस करो। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दैट इन द कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। हाँ, जो नंबर में ज्यादा है उसको बैलेंस करो। कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन। आप देखो दूसरा टेबल ध्यान से, इसमें कितने खाली बॉक्स बनाए मैंने? एक, दो, तीन, चार। पहले बॉक्स में क्या है? सीरियल नंबर। दूसरे में क्या? एटम ऑफ ऑक्सीजन। तीसरे में क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। दो ही है। ऑक्सीजन कितनी जगह पड़ा हुआ है? दो जगह, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। दूसरे खाने में क्या लिखा है मैंने? एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल। इनिशियल मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना, मतलब जो पहले थे, ठीक है ना। और रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं? इनिशियली रिएक्टेंट में कितना है देखा जाए तो मुझे ऑक्सीजन एक मिल रहा है, प्रोडक्ट में कितना मिल रहा है? चार। चार। देखो रिएक्टेंट में मुझे कितना मिल रहा है? एक इनिशियली, जब मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं किया। प्रोडक्ट में कितना मिल रहा है मुझे? चार। अब या तो मैं इस चार को तीन कर दूं, या इस एक को चार कर दूं, तो मेरे को अच्छा क्या लग रहा है? मैंने इसको चार कर दिया। हमेशा मुझे देते हुए चलना। दान ले भाई, तू चार ले ले। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको चार से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं बोलूंगा बैलेंस। इनिशियली एक था इसमें और इसमें चार था। अब क्या है? इसको चार से मल्टीप्लाई करने पे दोनों पे चार चार आ गए। तो यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। तो मैं इस इक्वेशन में ऑक्सीजन बैलेंस होकर दिखा दूंगा। तो ये मेरा इक्वेशन क्या आएगा? Fe प्लस H2 4H2O एंड Fe3O4 प्लस H2। देखो चार से मल्टीप्लाई किया है मैंने रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? वाटर की फॉर्म में। तो पूरा ही H2O चार से मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं होगा कि तुम ये कर दो H2O4, नहीं, ये नहीं होगा। मुझे देखना है कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन किसके साथ है, तो उस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा मैं उस नंबर से। तो क्या हुई? Fe+4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। इसको मैंने बोला है पार्शियली बैलेंस इक्वेशन। मतलब कुछ बैलेंस है कुछ नहीं है, ठीक है ना। होता है ना, रोटी आ गई है चावल नहीं, रोटी आ गई है सब्जी नहीं आई है, सब्जी आ गई है रोटी नहीं आई है। तो कुछ है कुछ नहीं है। लेकिन मुझे यह करना है भाई, मुझे दोनों चीज चाहिए ना, रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। तभी तो खाने बैठूंगा। अब रोटी चावल आ गए, तो रोटी चावल आपस में थोड़ी खाऊंगा। सब कुछ मिलेगा तभी। तो इसको मैंने पार्शियल बोल दिया, मतलब कुछ है कुछ नहीं है, कुछ बैलेंस है कुछ बैलेंस नहीं है। पहले जो बैलेंस करूंगा सबसे ज्यादा एलिमेंट जिसमें है उसको बैलेंस करूंगा। दूसरे में क्या है? ये मेरा थर्ड स्टेप है। अब मेरा बैलेंस करने के लिए क्या बचा? आयरन है और हाइड्रोजन है। आयरन एंड हाइड्रोजन आर नॉट बैलेंस इन द above रिएक्शन, so that above reaction is repeat in the above process for both। अब मुझे यहाँ पे किसको बैलेंस कर रहा हूँ मैं? हाइड्रोजन को। अगर मैं देखूं पुरानी वाली रिएक्शन, पुरानी वाली रिएक्शन क्या थी मेरी? Fe+4H2O, it will give Fe3O4 प्लस H2। अगर मैं वही सेम टेबल बनाऊंगा, बस उधर ऑक्सीजन था इधर हाइड्रोजन कर दिया। इनिशियली मैं देखूं तो कितने हाइड्रोजन है? देखो 4H2, मतलब यहाँ दो हाइड्रोजन है। तो फोर को कितने मल्टीप्लाई करूंगा? दो से, मतलब मेरे आठ हाइड्रोजन है। तो इनिशियली मेरे पास आठ है और प्रोडक्ट में देखूं तो मेरे पास दो है। मैंने क्या बोला? हमेशा बढ़ा के चलो, देख के चलो। तो मैं क्या करूंगा, या तो इस आठ को छह दो कर दूं, या इस दो को आठ कर दूं। दो को ऐड करने के लिए मैंने चार से मल्टीप्लाई कर, 2 × 4 8। अब ये जो आया ना, इसको बैलेंस लिख दिया मैंने। यहाँ क्या आया? Fe+4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। क्या बैलेंस नहीं है? मेरा जो बैलेंस नहीं है वो है आयरन। अब सिंपल अगेन वो टेबल बनाओ, यहाँ आयरन लिख दो। इनिशियली मेरा कितना आयरन है? एक। और प्रोडक्ट में कितना आयरन है? तीन। तो मैं एक को तीन कर दूंगा। क्या किया मैंने? फाइनल इक्वेशन में 1 × 3। तो ये जो मेरी रिएक्शन आई है, ये बैलेंस रिएक्शन है। अगर मैं देखूं तो तीन आयरन, तीन आयरन, टू, 4 × 1, फोर ऑक्सीजन, फोर ऑक्सीजन, एट हाइड्रोजन, एट हाइड्रोजन। ओवरऑल रिएक्शन मेरी बैलेंस है कि नहीं? वो सामने में काम। समझ में आया? ऐसे में रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ। फाइनली मैं क्या लिखूंगा? फाइनल टेबल बनाऊंगा जो मैंने पहले बनाई थी। ये लास्ट में टेबल बनाना जरूरी है। एलिमेंट आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड तीन आयरन, राइट हैंड साइड तीन, आठ हाइड्रोजन आठ हाइड्रोजन।
चार ऑक्सीजन यहाँ तक करोगे तो तुम्हें 5 में से 5 मिलेगा। आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। बाकी क्या लिखा हुआ है, फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम। है कि नहीं, वही देखना है मुझे। 5 स्टेप में क्या है, टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट मेंशन फॉर द सॉलिड लिक्विड गैस एंड द एक्सचर। लास्ट में मुझे मेंशन कर देना, आयरन सॉलिड होता है, वाटर यहाँ गैस लिया है, यहाँ सॉलिड लिया है और यहाँ गैस लिया है, ये मेंशन कर देना है मुझे। और ये मेंशन मुझे क्वेश्चन में होगा, जब वो अनबैलेंस इक्वेशन देगा तो वो लास्ट में ये लिखेगा, वो सॉलिड है गैस है वो सब लिखेगा वो मेरा। ठीक है ना। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ हमारा एक जो पोर्शन था ना इस चैप्टर का वो हो गया। इस चैप्टर को हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया है। पहला पोर्शन है चेंजेस, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। उसके बाद उसी पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमारा था फर्स्ट सेगमेंट। मतलब यहाँ तक मेरा पहला पोर्शन खत्म हो गया है। दूसरे पोर्शन में हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने तरीके की रिएक्शन होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन, बहुत सारी रिएक्शन होती है वो। अब इस लेक्चर के बाद यहाँ हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस जो अभी हमने टॉपिक देखा है, और साथ के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सारे हम कवर करेंगे इस कोर्स के दौरान। ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनना, मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये लेक्चर देखने के बाद, ये सीरीज के बाद तुम्हारा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बन रहा है आपसे। आप पूरा क्वेश्चन बना लेंगे और पूरा अच्छे से बना लेंगे। ध्यान से सुनो, अच्छे से नोट डाउन करो। अगर कोई दिक्कत आई तो वहीं पे जाके कमेंट करो, कमेंट कर दो कि सर इस पोर्शन में दिक्कत है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको दोबारा से ले लेंगे 5-10 मिनट के लिए, तो वो कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है और तुम नहीं बोल रहे हो। बोलो, ये तुम्हारे बोर्ड का है। अच्छे से पढ़ो, ध्यान से देखो लेक्चर, हम सब कुछ कवर करेंगे, सारे A to Z सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करने हैं मुझे इस सीरीज में। ये चैप्टर खत्म होगा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वो खत्म होगा और चैप्टर आएगा। ऐसे ही हमारे पैरेलल बहुत सारी सीरीज चल रही है। बायो की क्लासेस भी चलेंगी, मैथ की भी चलेंगी, तो वो साइमल्टेनियसली चलेंगी। तो ध्यान से देखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके बच्चों।